हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बायोलॉजी का है और बायोलॉजी का ये चैप्टर 5वां है, जैव प्रक्रम। इसे अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हम लाइफ प्रोसेस यानी कि अपनी जिंदगी में क्या क्या करते हैं और जैव प्रक्रम के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम उसका पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। देखिए लिखा है, हम सामान्य दृष्टि से व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सजीवों में व निर्जीवों में अंतर किस प्रकार करते हैं, ठीक है। हम सामान्य दृष्टि से इससे सजीवों या निर्जीवों में किस तरीके से अंतर करते हैं, यानी कि सजीवों का मतलब जो जिंदा व्यक्ति हैं, निर्जीव यानी कि इनमें सांस नहीं चलती होती है, यानी कि वो सांस नहीं ले सकते, उनमें इन दोनों कैटेगरी में हम किस तरीके से अंतर करते हैं, ठीक है। उनके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है देखिए, सामान्य मापदंड यानी कि सामान्य स्थिति में हम किस तरीके से यह कर सकते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। देखिए दृश्य गतियां या गतिशीलता, जैसे बिल्ली का चलना, गाय का जुगाली करना। जुगाली करना का मतलब होता है गाय मतलब प्रत्येक पशु आप जानते हैं कि अपने अंदर खाना लेकर के उसे चबाता रहता है, थोड़ी थोड़ी ऐसे चबाता रहता नहीं रहता है। तो उसका क्या होता है, वो जुगाली करना होता है। क्या होता है जुगाली करना, कि कोई पशु गाय भैंस वगैरह कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, जैसे यहाँ लिखा है वही होना चाहिए, जुगाली करना। और किसी व्यक्ति के अंगों का हिलना, यानी कि जैसे कि मैं अपने अंग हिला रहा हूं इस तरीके से, सिर हिल रहा है, ये हिल रहा है, ये किसी व्यक्ति के अंगों का हिलना। और श्वसन के दौरान शरीर के अंगों का हिलना आदि, श्वसन के दौरान शरीर के अंगों का हिलना आदि, ठीक है। जब हम श्वसन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं या और कुछ हलचल करते हैं, उन उसके दौरान हमारे शरीर का हिलना या कुछ हरकत होना आदि, ये सब क्या कहलाता है, सामान्य मापदंड। ये सब क्या कहलाते हैं, सामान्य मापदंड। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर आगे चलते, यह मापदंड वर्गीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। अब इसमें लिखा है कि यह मापदंड होते हैं जो वर्गीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। फिर हमारे क्या आते हैं, वैज्ञानिक मापदंड, यानी कि वैज्ञानिकों ने किस तरीके से इसको वर्गीकरण किया, किस तरीके से इसको समझा है, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए अदृश्य अदृश्य गतियां, जैसे किसी कोशिका में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि, ठीक है। ये क्या है, वैज्ञानिक किस तरीके से अपने अदृश्य गतियां देख सकते हैं। देखिए आप अपने अंदर, आपके शरीर में जो पाचन होता है आपको दिखाई नहीं देता है। अदृश्य गतियां जो दिखाई ना देने वाली, दृश्य गतियां जो दिखाई देती हैं सामने से, अदृश्य गतियां हमेशा नहीं दिखाई देती हैं। कि पाचन हो रहा है हमारे अंदर, क्या हमें दिखाई देता है। श्वसन होता है यानी कि हम सांस लेते हैं, क्या हमें दिखाई देता है। उसके बाद उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जन का मतलब जो हम अपने अंदर से निकालते हैं, अपने अंदर से जो हमारे अंदर वेस्टेज होता है, यानी कि गंदगी होती है, वो बाहर निकालते हैं, उसे हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, ठीक है। उसी को अदृश्य गतियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अदृश्य गतियां, ठीक है। वे मापदंड है जिससे कोई वैज्ञानिक यह पता लगाता है कि कोई वस्तु जीवित है या नहीं, ठीक है। उस मापदंडों से, ये मापदंड है, उस मापदंडों से वैज्ञानिक यह पता लगाता है कोई वस्तु जीवित है या नहीं, कोई वस्तु जीवित है या नहीं, ठीक है। उस मापदंड से यह पता लगाता है वैज्ञानिक, ठीक है। वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि कोई वस्तु जीवित है या नहीं, ठीक है। यह गतियां आणविक गतियां, ये गतियां कौन सी गतियां कहलाती हैं, आणविक गतियां, ठीक है। आणविक गतियां कहलाती हैं, ठीक है। आणविक गतियां कहलाती हैं क्योंकि यह अणुओं के स्तर पर होती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारे अणु होते हैं और उनके स्तर पर ये सब गतियां होती हैं, ठीक है। आणविक आणविक गतियों को हम अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। हम अंग्रेजी में इन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। आणविक गतियों को अंग्रेजी में हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये
ये इतनी भी बातें मैंने बताई आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा जय प्रक्रम। इससे प्रक्रम क्या होता है? वो सभी प्रक्रम जो जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए बनाए रखते हैं, यही होगा कि बनाए रखते हैं, जीवन को बनाए रखते हैं तथा यह जीवों में अनुसंरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। अनुसंरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब होता है जैसे कि आपकी कोई चोट लग जाए, ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमारी बॉडी खुद उसे ग्रोथ करती है, खुद उसे ठीक करने की कोशिश करती है, ठीक है। यानी कि मेंटेनेंस का मतलब होता है कि टूट फूट हो हमारी बॉडी में तो वो उसे खुद ठीक करने की कोशिश करती है, खुद ठीक होने की कोशिश करती है वो चोट, ठीक है। थोड़ा सा हम उपचार लेते हैं उसका, थोड़ा सा दवाई या मेडिसिन वगैरह खाते हैं, उसके बाद वो खुद ही ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस है, यानी कि टूट फूट को ठीक करना। जैसे कि आप एग्जांपल मान लीजिए कि कोई गाड़ी है आपने नई ली है, ठीक है, नई लेने के बाद उसके बाद उसमें थोड़ा सा कहीं आपसे लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका नया रूप देने के लिए मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस क्या कि वो नए पार्ट होंगे उसमें पड़े हुए, ठीक है। पर हमारी बॉडी एक ऐसी चीज से बनी हुई है कि वो खुद ही अपनी चीजों में ग्रोथ करती है। जैसे कि आपके हाथ में चोट लग गई आज, तो 3 दिन बाद, वो 3 या 4 दिन बाद आप थोड़ा सा उपचार लेंगे और खुद ही ठीक हो जाएगी। मेंटेनेंस का मतलब ये है अनुसंरक्षण, ठीक है। अनुसंरक्षण का मतलब कि सुरक्षा करना अपनी बॉडी की, मेंटेनेंस करना अपनी बॉडी की, ठीक है, आवश्यक है। जीव में अनुसंरक्षण हेतु आवश्यक प्रक्रम, कुछ अनुसंरक्षण हेतु आवश्यक प्रक्रम होते हैं, यानी कि प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है कि किस तरीके से अनुसंरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। देखिए वो कौन से हैं। एक शॉर्ट फॉर्म है मिसेस नर्ज, ठीक है, मिसेस नर्ज। मिस एम का मतलब होता है इसमें मूवमेंट, एम का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गति या संवहन, संवहन, ठीक है। एस का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब हिंदी में मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों श्वसन, श्वसन का मतलब होता है सेंसिटिविटी, 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 ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदना, ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? संवेदना, ठीक है। एन का मतलब होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है। एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन इसका मतलब होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है। आर का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जनन, ठीक है। और जी का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि, ठीक है, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि जीवों में अनुसंरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम है। देखिए मूवमेंट का मतलब चाल आपकी क्या है, गति क्या है, यह संवहन कहते हैं इसे, ठीक है। दूसरा आता है
रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन। आपकी बॉडी किस तरीके से श्वसन कर रही है, किस तरीके से कार्य कर रही है, उसके ऊपर ये होता है, ठीक है। उसके होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है संवेदना, यानी कि आप क्या सोच पा रहे हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है कि किसी चीज को महसूस करने की, किसी चीज को महसूस करने की क्या क्षमता है आपके अंदर, वो सेंसिटिविटी कहलाती है। फिर आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। क्या क्या आप खाते हैं, कौन कौन सी चीज खाते हैं, ऐसी कौन सी चीज खाते हैं जो कि आपके शरीर का पोषण हो सके, आपके शरीर को वृद्धि मिल सके, यानी कि ग्रोथ मिल सके, ठीक है। फिर तीसरा मतलब होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जो आपने खाया, जो वेस्टेज बचा वो निकालना, ठीक है। वो निकलता किस तरीके से है, किस प्रक्रिया से निकलता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अब आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि दूसरी चीजों को पैदा करना, यानी कि आपका शरीर इस तरीके से बना हुआ है कि कुछ दूसरी चीजों को मतलब जनन भी करता है, यानी कि दूसरी चीजों को रिप्रोडक्ट करना, यानी कि दोबारा पैदा करना, ठीक है। फिर आता है जी, आता है ग्रोथ। ग्रोथ में यानी कि वृद्धि। वृद्धि किस तरीके से होती है? वृद्धि जैसे कि हम कुछ खाते हैं या हमारे अंदर प्रोटीन वगैरह लगती है तो वो वृद्धि कहलाती है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए, कह रहा है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसर्जन क्यों अपर्याप्त है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो आप सोच रहे होंगे बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं कि जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हों, अनेक सेलों से मिलकर बने हो, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के। जैसे कि हमारी बॉडी है वो बहुत छोटी छोटी सेलों से मिलकर बनी है, छोटी छोटी टुकड़ों से मिलकर बनी है, वो ही हमारी कोशिकाएं कहलाती हैं, वो ही हमारी जीव। मतलब अब जीवों क्या है ये बहुकोशिकीय जीवों, यानी कि जीवों का मतलब होता है इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, मृत जंतु भी आते हैं, पेड़ पक्षी, यानी कि पक्षी, ये सब कुछ जीवों में आता है, ठीक है। ये हमारे जीव कहलाते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, ठीक है। पूर्ण करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, इसका देखिए आपके सामने लिखा है, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन विसरण कहलाता है। उच्च सांद्रता का मतलब आपने देखा होगा कि टंकी जब भरी हुई होती है तो उस टंकी में उच्च सांद्रता है, यानी कि सांद्रता का मतलब होता है कि ज्यादा मात्रा में कुछ होना उसमें, यानी कि ज्यादा मात्रा में, और एक चीज खाली है, एक चीज भरी हुई है, एक चीज खाली है। तो जो भरी हुई चीज है उसमें से खाली चीज में खुद ही स्वतः गमन होने लगता है। ये तो आप जानते हैं कि खुद ही स्वतः गमन होने लगता है। कब तक गमन होता रहेगा कि जब तक जो खाली चीज है या तो वो दोनों बराबर नहीं हो जाती, या तो मतलब वो पूरी भर नहीं जाती, ठीक है। उसे हम उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जैसे ही हमारी बॉडी है कि बॉडी में हमारी खाली जगहें होती हैं और हमारी बॉडी इसके लिए चाहती है, जो चीज हमारी बॉडी चाहती है कि हमारे लिए वो चाहिए, वो मिलने की आवश्यकता है, तो वो बॉडी ऑक्सीजन के जरिए या और पोषक तत्वों के जरिए पूरा करती है, ठीक है। तो क्या है कि जो जगह खाली होती है हमारी बॉडी में वो भर लेती है उसे, ठीक है। यानी कि निम्न सांद्रता क्या होती है कि वो खाली जगह होती है, उच्च सांद्रता क्या होती है कि बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में भरी, कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं बाह्य वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं है। आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं हैं कि बाहरी वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं है। जैसे कि हमारा हृदय हुआ, हमारी किडनी हुई, हमारे लंग्स हुए, ये सब चीजें क्या है कि हमारे सीधे बाह्य वातावरण में संपर्क में नहीं है। आपको पता है कि ये सब मसल्स वगैरह या ये हमारी कोशिकाएं हैं सब अंदर हैं शरीर के, ठीक है। हमारे वातावरण में क्या संपर्क में है? सिर्फ हमारी स्किन, जो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, वो हमारे बाहरी वातावरण में संपर्क में है, ठीक है। और जो हमारे बाहर की कोशिकाएं हैं, बाहर की अंग हैं, जैसे कि नाक हुई, कान हुआ, ये बाहरी वातावरण में संपर्क में होते हैं, ठीक है। आपको ये अच्छे समझ में आ चुका होगा। आगे पॉइंट देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर मृत कोशिकाओं में ढका रहता है, ठीक है। आप जानते हैं बहुकोशिकीय जीवों में, यानी कि जो बहुकोशिकीय होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। वो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जीवों में शरीर मृत अधिक कोशिकाओं से
ढका रहता है, पूरे मृत कोशिकाओं से ढका रहता है, इसलिए उसे मतलब ये नाम दिया गया कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जीवों में मृत कोशिकाओं से ढका रहता है। ठीक है, मृत कोशिकाओं से ढका रहता है। तीसरा पॉइंट है वायु से भरे अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में पूरे शरीर में आप जानते हैं कि कोई ना कोई रिक्त स्थान होता है, जैसे कि आपको भूख लगना या श्वास लेना, ये क्या है, यानी कि जब तक आपके अंदर कोई रिक्त स्थान नहीं होगा, क्या आप सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे ही सांस लेते हैं और हम सांस बाहर भी निकालते हैं, ठीक है, क्या ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमारे अंदर रिक्त स्थान है भी और भर जाता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, हमारे अंदर वेस्टेज जो रह जाता है वो बाहर निकलता है, और रिक्त स्थान है वो हर तरीके पोषक तत्व के द्वारा या श्वसन के द्वारा या और किसी मतलब उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलता है, श्वसन के द्वारा उसे हम एनर्जी के द्वारा हर तरीके से उसे रिक्त स्थान को भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी क्या करती है कि उस रिक्त स्थानों को भरने की कोशिश करती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कोशिका में विसरण बहुत धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, और इतनी धीमी है फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन 3 साल का समय लगेगा। ठीक है, यानी कि यह है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं के बीच में इतनी धीमी प्रक्रिया है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन पैरों के नीचे तक पहुंचने में 3 साल का समय लगता है। 3 साल का समय लगेगा, यानी कि कोशिकी विसरण करेंगे आपस में, तो यानी कि लेन देन करेंगे, तो मतलब ऑक्सीजन पैरों के नीचे पहुंचने में 3 साल का समय लगेगा। कितने साल का? 3 साल का समय। ठीक है, तो ये हमारा विसरण का अपर्याप्त क्या होते हैं आपको मैंने अच्छे से बता दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।